बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर में माफिया फिर से मुतहरक हो गया है। चीनी की कीमतें हुकूमत का दर्दे सर बनकर रह गई हैं। अल्लाह अल्लाह करके चीनी की कीमतें कम हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी टीम को मुबारकबादें दे रहे थे। हुकूमती इक़दामात और बेहतर कारकर्दगी के दावे करने का माहौल बनाया ही जा रहा था कि चीनी ने एक मरतबा फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर से हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 85 से 100 रुपए किलोग्राम तक पहुंच गई है, जबकि मार्केट में मौजूद मोटी चीनी 100 रुपए से जायद में फरोख्त हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की बात की जाए तो कराची में एक महीने के दौरान चीनी की कीमत में 11 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कराची में होलसेल बाजार में चीनी की कीमत 83 रुपए फी किलो है, जबकि चीनी की बोरी की कीमत 8300 रुपए तक पहुंच गई है। नाक़िद ज़राए के मुताबिक रिटेल नई चीनी की कीमत 90 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। ऐसे ही मामला कोयटा में भी दरपेश है, जहां चंद रोज में चीनी की कीमत में इजाफा देखा गया है। कीमतें जो 75 से 78 तक पहुंची थी, अब एक मरतबा फिर से 90 से 95 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। जबकि लाहौर समेत पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं, वहां पर चीनी जो चंद रोज कबल 75 रुपए तक फरोख्त हो रही थी, अब 90 से 92 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इससे पहले माजी की बात करें तो पिछले साल के शुरू में आटे और चीनी का बहरान जो है वो संगीन पैदा हो गया था। चीनी की कीमत 75 रुपए फी किलोग्राम से बढ़कर चंद ही हफ्तों में 105 रुपए तक जा पहुंची थी। हुकूमत बार बार चीनी की कीमतें कम करने के दावे जो है वो करती रही है। तहकीकाती कमीशन भी बनाए गए हैं। बताया गया कि कौम को दोनों हाथों से लूटा कैसे जा रहा है। शुगर मिल्स माफिया का रूप धार चुकी हैं, जिसके बाद हुकूमत ने कसीर ज़र मुबादला खर्च किया और खर्च करके 3 लाख टन चीनी जो है वो दरामद की। हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा। सवाल उठाए जाते रहे कि आखिर चीनी बरामद करने वाला मुल्क चीनी दरामद करने पर क्यों मजबूर हुआ। बहरहाल चीनी दरामद करते करते 8 महीने के अरसे में मुनाफाखोर और माफियाज अरबों का चूना लगाते रहे। बैरून मुल्क से चीनी पाकिस्तान पहुंची और मार्केट में आई, तब जाकर कहीं चीनी की कीमतों में कमी देखने में आई और चीनी 75 रुपए फी किलो तक मार्केट में दस्तयाब हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 12 दिसंबर को चीनी की कीमतों में कमी को न सिर्फ हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी करार दिया था, बल्कि अपनी इक़्तिसादी टीम को मुबारकबाद पेश की थी। लेकिन सिर्फ एक महीना गुजरने के बाद यानी उस वक्त जब नया सीजन शुरू हो चुका है, बड़ी मिकदार में चीनी मार्केट्स में मौजूद है, तो चीनी की कीमतें एक मरतबा फिर से सेंचुरी की जानिब गामजन हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक शुगर मिल्स ने एक मरतबा फिर मनमानियां शुरू कर दी हैं। ज़राए का कहना है कि शुगर मिल्स ने एक्स मिल रेट बढ़ाकर 81 रुपए फी किलो तक कर दिया है, जबकि शुगर मिल्स ही नहीं बल्कि सारे खेल में शामिल दीगर जो फरीक़ैन हैं, यानी डीलर्स, थोक और परचून का काम करने वाले लोग भी सारिफीन पर अपना हाथ साफ कर रहे हैं। मगर हुकूमत इस मामले पर मुकम्मल खामोशी इख्तियार की हुई है। जबकि यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो कुछ बईद नहीं कि गुज़श्ता बरस की तरह इस साल भी चीनी की कीमतों का संगीन बहरान जो है वो जन्म ले सकता है। दूसरी तरफ मार्केट ज़राए का यह भी कहना है कि 1 जनवरी से FBR के SRO का निफाज चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग का सबब बन रहा है। असल मामला है क्या? चीनी की कीमतें कम होने के फौरन बाद बढ़ना क्यों शुरू हो गई हैं? इस सारे मामले पर जो है वो हुकूमत कहाँ है, क्या कर रही है, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी मलिक कामिर डोगर साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर-ए-आज़म के। इसके अलावा डॉक्टर ज़कार अशरफ साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, चेयरमैन पंजाब शुगर मिल्स एसोसिएशन के हैं ये चेयरमैन, और ये हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मलिक साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। चीनी 81 रुपए तक आई थी, हमने देखा था कि बड़ी खुशियां मनाई गई थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बड़ी मुबारकबादें जो हैं वो दी थी। लेकिन जो इस वक्त चंबे की बात है वो ये है कि एक बार फिर से वो जो कीमत है वो 95 रुपए तक जा पहुंची, और कहीं से ये भी इतलात आ रही है कि जो मोटी चीनी है वो तो 100 रुपए या उससे भी जायद में जो है वो फरोख्त हो रही है। तो क्या ये चांदनी सिर्फ चंद दिन तक महदूद थी? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसी बात नहीं है। कल भी वफाकी काबीना के इजलास में जो प्राइस है उन चीनी की और आटे की वो ज़ेर बहस आई, और वज़ीर-ए-आज़म तवातर के साथ आप जानती हैं कि हर हफ्ते प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग्स लेते हैं और सूबों को भी यही कहते हैं, और महंगाई हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। और चीनी की कीमत जिस तरह 125-130 रुपए से नीचे 70-75 रुपए तक आई है। अब ये 1-2 दिन में चीनी की कीमत ने जंप किया है जो तकरीबन 100 रुपए तक पहुंची है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि
जिस तरह हुकूमत ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ और मुनाफा खोरों के ख़िलाफ़ पूरी तरह डंडा उठाया हुआ है, तो ये कीमत दोबारा फिर नॉर्मल हो जाएगी। ये आर्जी है। हुकूमत और इमरान खान पूरी तरह इस बात के ऊपर डिटर्मिन है कि किसी तरीके से हमने इन मुनाफा खोरों को और इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को। मलिक साहब, होता क्या है, क्यों एकदम से जो है वो इतना जंप कर जाती हैं कीमतें? ये तो बड़ी इजी इकोनॉमिक की साइंस है जी, सप्लाई एंड डिमांड का मसला है। और दूसरा गन्ने के काश्तकार, जिस तरह से आप जानते हैं कि गन्ना भी काश्तकार को पहली दफ़ा रेट जो है वो एक बड़े शुगर माफिया का एक पूल सिस्टम टूटा है, तो गन्ना भी अब सही रेट के ऊपर, बल्कि बहुत ज़्यादा रेट के ऊपर गन्ने की खरीदारी हो रही है। तो जैसे गन्ने की खरीदारी ज़्यादा रेट पर होगी, तो इस तरह चीनी की पोजीशन भी, रेट भी इसी तरह हाई होगा। इसका एक फैक्टर भी ये है। लेकिन हुकूमत ने इस पर सख्ती से नोटिस ले लिया और आप देखेंगे कि 1-2 दिनों में ये प्राइस मजीद। चले ठीक है, नोटिस तो आपने कहा कि ले लिया है, लेकिन फिर पता भी चले कि हुकूमत जो है वो हंगामी बुनियादों पर किस किस्म के इकदामात कर रही है, जिससे शायद जो व्यूअर है या फिर जो सारिफ है उसको जरा कुछ तसल्ली हो कि चीजें और कीमतें जो है वो नीचे के दाम पर आएंगी। इकदामात यही है कि हमाद अजहर जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर हैं, उनको कहा है कि वो इसको पूरी तरह से चेक करें। एक जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है प्राइस कंट्रोल करने के लिए, वो पूरी की तरह सुबह शाम एक्टिव है। सूबों से, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर ले रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस टच है और पूरी तरह से कि जो आम इस्तेमाल की ये जो 2-3-4 चीज़ें हैं, जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह सब्जियों के रेट काफ़ी कम हुए हैं, फ्रूट का रेट कम है, आटा भी दस्तयाब है। तो चीनी का कल ये बात नोटिस में आई और कल से इसके ऊपर एक्शन ले लिया गया। तो 1-2 दिन में आप देखेंगे ये पोजीशन। अच्छा मालिक साहब, इसकी देखें ना, इसकी वजह ये भी तो हो सकती है क्योंकि पहले भी ये एक एपिसोड हो चुकी है, हुकूमत ने कसीर ज़र मुबादला लगाकर चीनी को इंपोर्ट किया। 8 महीने तक मुनाफा खोर जो है वो अरबों रुपए का चूना लगाते रहे, फिर कमीशन बनाए गए, रिपोर्ट्स भी आई, मगर कटहरे में जो है वो किसी को नहीं लाया गया। यानी सजा का अगर एक निज़ाम ही मौजूद नहीं होगा तो फिर तो जितनी भी आप मेहनत कर लें वो रायगा चली जाएगी ना। नहीं, उसके हाँ नहीं, उस पर भी पूरी तरह कानून हरकत में है और एक कमीशन जो बना और उसने प्रोब किया और जिम्मेदारान के खिलाफ उसने कार्रवाई भी की और उसमें उनके ऊपर मुकदमात भी कायम हुए। और निचली सतह पर, ज़िले सतह पर जो ज़िला की प्राइस कंट्रोल कमेटियां हैं, वो रोज़ाना की बुनियाद पर हरकत में हैं, छापे मारे जा रहे हैं। जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है वो जुर्माने भी कर रहे हैं, FIRs भी दे रहे हैं। तो हुकूमत ने तो पूरी तरह से सख्ती की हुई है। और ये क्योंकि मुनाफाखोर एक पूरा एक माफिया बन गया जो अवाम का खून पसीना चूस रहे हैं, तो ये इमरान खान की हुकूमत है, इंशाअल्लाह ताला ये बच नहीं सकेंगे। मालिक साहब, एक वजह जो है वो इसकी ये भी बयान की जा रही है कि शायद जो शुगर मिले हैं उन्होंने एक्स मिल रेट को बढ़ाकर 81 रुपए तक कर दिया और मार्केट में जो है अब चीनी उस तरह से नहीं वो दे रहे हैं। तो ये जो मामला है ये है हुकूमत के इल्म में, इस पर कुछ कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इकदामात उठाए गए हैं। मैंने कल ही आपको बताया, वफाकी काबीना में खास तौर पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से हुक्म किया इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर से और हफीज शेख साहब से और सूबों से रब्ता किया कि ये वही 75-80 रुपए के रेट पर दोबारा चीनी आ जाएगी इंशाल्लाह। सही। मालिक साहब, अभी सीजन शुरू हुआ है और चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। पिछले साल भी हमने देखा था कि एक बहुत इसके ऊपर वावेला हुआ था, शोर हुआ था। हुकूमत को अदराक है कि ये सिचुएशन जो है वो इवेंचुअली सीरियस हो सकती है और इसके ऊपर जो है वो हंगामी बुनियादों पर कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल हुकूमत कर रही है जी, और उसके आपने असरात भी देखे, कीमतों में नुमायां कमी हुई। और हमें यह भी अदराक है कि आइंदा जब सीजन स्टार्ट होगा तो फिर कहीं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ चीनी को ब्लैक ना करने और अपने कंट्रोल में ये सिस्टम ना लें, तो इनको ब्रेक किया। और इस ब्रेक करने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब कम अज़ कम जो गन्ने का काश्तकार है वो किसी हद तक आड़ती के शिकंजे से भी बचा है और उसको रेट भी बहुत अच्छा मिल रहा है।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک عامر ڈوگر صاحب، معاون خصوصی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کوکب اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا جی، کنزیومر رائٹس ایسوسی ایشن سے ہمارے ساتھ کوکب صاحب موجود ہیں۔ کوکب صاحب، یہ ایک دم سے پھر وہی ایپیسوڈ جو ہے کہیں گے کہ ریپیٹ ہو رہی ہے۔ پچھلے سال جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ چینی کی قیمتوں کو بر لگ گئے تھے، اور اس بار بھی وہی ہو رہا ہے۔ کام جو خریدنے والا شخص ہے اور جو مہنگائی کے حالات ہیں، کہاں جائے، کہاں پر جا کر جو ہے وہ کوئی ایسا در ہے جہاں پر اس کی داد رسی ہوگی؟ کون بنا رہا ہے یہ پیسہ؟ دیکھیں، یہ کچھ عرصے تک تو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، مگر جب تک بڑے جو مافیا ہے شوگر کے، ان کے اوپر اور ذخیرہ اندوزوں کے اوپر خصوصی طور پہ ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا، ان کے گوداموں سے چینی باہر نہیں نکالی جائے گی، جب تک جو ہے وہ یہ صورتحال کنٹرول نہیں دی۔ یہ کون سے آنی ہاتھ ہیں جو کہ ان کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتے؟ کہا جاتا ہے کہ جی ہم ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کریں گے۔ یہ مافیا جو ہے ان کے خلاف کون کرے گا؟ حکومت کرے گی۔ تو حکومت کیوں کارروائی نہیں کر رہی؟ کوئی کسی ایک بندے کے جو ذخیرہ اندوز ہے، کیا ذخیرہ اندوزی نہیں ہو رہی؟ پہلا سوال یہ ہے۔ اگر ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے، جیسے صاحب ابھی کے فرما رہے تھے کہ وہ ذخیرہ کر لیتے ہیں، تو بھائی ذخیرہ کر لیتے ہیں تو آپ ان کو پکڑے نا۔ اینڈ یوزر کیوں ₹2 کا؟ آپ کو پتا ہے کہ جو ہزاروں ٹن چینی جو ان کے گوداموں میں پڑی ہوتی ہے ذخیرہ اندوزوں کے، وہ ارب پتی ایک رات میں بن جاتے ہیں، اور ہوتے ہیں ارب پتی، اور ان کے پاس جو خزانے میں جو ہے اربوں روپے اسی طرح آتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یار ₹2 کلو بڑی ہے۔ ₹2 کلو نہیں بڑی، مگر ان کے گوداموں میں جو ہزاروں ٹن چینی پڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا پیسہ ان کے خزانے میں آ جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ان کے خلاف مؤثر ترین کارروائی نہیں ہوگی، یہ جو ہے پرائس کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ پرائس کنٹرولنگ کا کوئی میکینزم نظر نہیں آتا۔ کوکب صاحب، کاغذی کارروائی تو ہم نے پچھلی بار بھی دیکھی تھی نا۔ پرابلم وہی ہے کہ جب تک پراپر طریقے سے سزا نہیں ہوگی، جو اس میں ملوث لوگ ہیں یا مافیا کو جو ہے اس پر سے پردہ نہیں ہٹایا جائے گا، تب تک تو بات نہیں بنے گی۔ پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ رپورٹنگ آئی، کمیشن بنے، لیکن جو ہے وہ سزا ہم نے نہیں ہوتے دیکھی کسی کو۔ سزا جزا کا عمل جو ہے وہ نظر آتا ہی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتی ہے حکومت کہ جی ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ بھئی کب کارروائی ہوگی؟ یہ جب لوگوں کی جیبوں سے، صارفین کی جیبوں سے اربوں روپے نکل جا کے ان کے پاس ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، تب تک وہ سوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں اچھا جی وہ ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے امپورٹ کر دیں گے، گندم کا شارٹیج ہوگی تو اس کے لیے امپورٹ کر دیں گے۔ بھئی امپورٹ کے اندر بھی تو بڑی پرابلم ہے۔ آپ امپورٹ بھی جو ہے وہ کیوں اس لیے کرتے ہیں کہ جو امپورٹر ہے یا جو ٹی سی پی منگایا ہے، یا ٹی سی پی کے بھی ابھی کسی نے پیسے نہیں دیے، میں کل بھی نیوز سن رہا تھا، تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا حال ہے، صورتحال گمگیر سے گمگیر ہو رہی ہے، اور ہمارا صارف پریشان ہوتا جا رہا ہے۔ کارروائی میں نے ان سے کہا کہ جب تک کہ کنزیومر افیئرس منسٹری ایک کنزیومر افیئرس منسٹری بنائے اور اس کو پورے اختیارات دیتے ہیں، تب جا کے کوئی ایکشن ہوگا، اور اس میں کنزیومر باڈی کو بھی شامل کریں۔ یہ میں نے وزیر اعظم صاحب کو ایک خط کل ہی لکھا ہے، تاکہ وہ ان کے تک یہ خط پہنچ جائے، اور اس کی کاپی بھی میں آپ لوگوں کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، جو وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے، تاکہ ان کے گوشگوار کیے کہ اس طرح کنٹرول نہیں ہو سکتے۔ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک میکینزم بنائے۔ اس میکینزم صرف ہوائی باتوں سے یا پریس ریلیز سے یا چند منسٹروں کے آ کے ٹی وی پہ بیانات دینے سے مہنگائی کم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے مؤثر ترین اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صحیح۔ کوکب صاحب، ہمارے ہاں ویسے تو کنزیومر رائٹس کے حوالے سے لوگوں کو کچھ زیادہ علم ہوتا ہی نہیں ہے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں اور کس طریقے سے جو ہے وہ رائٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں، یا اگر ان کو کوئی سلب کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ اگر انڈیویجولی بھی کوئی شخص اس کے اوپر آواز اٹھانا چاہے تو کیا اس کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے؟ آپ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں؟ کیا ایسے کچھ طریقہ کار ہو سکتے ہیں جس سے آپ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی سطح پر اس کے خلاف آواز اٹھائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ پورے پاکستان کے جس طرح یورپین کنٹریز میں ہے کہ وہاں پہ صارفین بڑے متحد ہیں، یہاں پہ سن 2000 سے کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان نے کام شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ ہم نے چاروں صوبوں میں نافذ کرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ صارفین عدالتیں بنی، پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی بنوائی اور سندھ فوڈ اتھارٹی بنائی۔
इसी तरह केपीके में जो है वो केपीके में हलाल फूड अथॉरिटी है, इसी तरह जो है फेडरल लेवल पे जो है हलाल फूड अथॉरिटी, पाकिस्तान हलाल फूड अथॉरिटी बनाई गई है। ये सारे काम जो है क्या सिर्फ कंज्यूमर एसोसिएशन यही करती रही है, और सार्फिन को अब मैं समझता हूं कि मीडिया ने बहुत आगाही दे दी है और अपने हक के लिए वो जो है सार्फिन अदालत का जो है दरवाजा खटखटा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कौकब इकबाल साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जैसा कि कंज्यूमर राइट्स के हवाले से हमने बात की कि इस चीज़ की कोशिश की जाती है कि बेहतर यह है कि कंज्यूमर्स को जो है वो अपने राइट्स का ना पता चले, क्योंकि अगर कंज्यूमर्स को वाकई कंज्यूमर राइट्स के हवाले से इल्म हो जाएगा तो फिर शायद ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिस तरीके से अवाम का इस्तेसाल किया जाता है या फिर हुकूमती सतह पर भी जो इस्तेसाल अवाम के साथ होता है, वहाँ पर जो है वो उन लोगों के लिए बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। मलिक आमिर डोगर साहब जो थे वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बिकॉज हमें आगे बात करनी एक और अहम इशू के ऊपर। मच सानहे को आज चौथा रोज है, लाशों के साथ ये धरना जो है वो कोयटा में दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुंतजर हैं अभी भी जो एहतजाज करने वहां पर लोग हैं, वज़ीर आज़म क्यों नहीं पहुंचे, बात करेंगे इसी पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। साथ रहिए। मच सानहे के लवाकीन लाशों को लिए 4 दिन से एहतजाज कर रहे हैं। मुतालबा किया जा रहा है कि वज़ीर आज़म मच आएं, बात करें, मुतालबात सुने, यकीन दहानियां करवाएं, फिर मैयतों की तदफीन की जाएगी। वज़ीर आज़म मच तो ना गए मगर एक ट्वीट जरूर कर दी। उन्होंने ट्वीट में ताज़ियत भी की और मामले की संजीदगी का भी जिक्र किया। कहा कि दुख की इस घड़ी में हज़ारा बरादरी के साथ हैं, जाम बहक अफराद के लवाकीन के दुख का एहसास है, आपका दर्द जानता हूं और आपके मुतालबात का भी एहसास है। मुस्तकबिल में ऐसे हमलों के तदारुक के लिए हम इक़दामात उठा रहे हैं और जान लें कि हमारा हमसाया इस फिरका वाराना दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वज़ीर आज़म को सूरत हाल का अदराक है तो वहां जाने से कासिर क्यों है। वज़ीर आज़म को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने मच वाक़े पर ट्वीट करते हुए कहा है कि दुखी माओ बहनों के लिए अपने प्यारों का कत्ल मामूली सानहा नहीं, पूरी कौम आपके गम में शरीक है। उन्होंने लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वाक़े पर बहुत दुखी हैं। मरियम नवाज ने वज़ीर आज़म की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या अवाम को जवाबदेह नहीं है। अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सपुर्द खाक कर दें। जिसके बाद एक और ट्वीट में कहा कि मैं अपने वालिद मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर इंशाअल्लाह कल ये इल्तिजा लेकर अपनी बहनों और भाइयों के पास जा रही हूँ कि वो अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले कर दें। मुझे यकीन है वो अपनी बेटी की दरखास्त रद्द नहीं करेंगे। जबकि दूसरी तरफ मुजाहिरीन इस बात पर बाज़िद हैं कि वज़ीर आज़म वहाँ खुद तशरीफ लाएं और इनके मुतालबात सुने। इससे पहले वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी मुजाहिरीन से बातचीत कर चुके हैं। बलूचिस्तान की सूबाई काबीना के जो अरकान हैं वो भी धरने में पहुंचे हैं। मुजाहिरीन को मनाने की जो कोशिशें हैं वो करते रहे हैं, मगर तमाम कोशिशें रायगा चली गई थी। गुज़श्ता रोज भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने कोयटा में हज़ारा बरादरी से दोबारा मुलाकात की। उन्होंने धरने के शुरका से मैयतों की तदफीन की दरख्वास्त भी की और वज़ीर आज़म की कोयटा आमद की यकीन दहानी भी कराई गई, मगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके। ये जो मजलूमों की लाशें, इनको तो दफनाना है। हाथ जोड़ के मैं आपके आगे ये मुतालबा कर रहा हूँ, जैसे पहले खान साहब आए थे वो फिर आ जाएंगे। मैं ये वादा आपसे पब्लिकली, सारा मीडिया देख रहा है कि जरूर आएंगे और सारे लवाहिकीन से मिलेंगे। अगर नहीं आएंगे तो जो आपने सजा देनी है वो मैं उसके लिए। मुजाहिरीन किसी हुकूमती अहदेदार की बात मानने से इंकारी हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी दुबई से वापस पहुंचे और मुजाहिरीन से ताज़ियत के लिए आए, मगर वो भी मुज़ाकरात के हवाले से कोई खास कामयाबी हासिल नहीं कर सके। धरने के शुरका ने वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा आमद तक ये धरना खत्म करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। और रहनुमा MWM आगा रजा का यह कहना था कि एक तरफ PDM इस्तीफा मांग रही है, लेकिन हम इमरान खान को अपना सरबराह मान कर बुला रहे हैं। हमारे पास आकर उनकी इज्जत में मजीद इजाफा होगा। लेकिन सवाल फिर वही है कि अगर वज़ीर आज़म के वहां जाने और हजारा कम्युनिटी का दर्द सुनने से मामलात हल होते हैं तो ये देर क्यों की जा रही है। वज़ीर आज़म का वहां जाना एक बड़ी पेशरफ साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म जाएंगे तो कब जाएंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले धरने की सूरत हाल पर भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी नुमाइंदा वहां पर दानिश मुराद साहब। बहुत शुक्रिया दानिश, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी धरने में मौजूद हैं, कितनी बड़ी तादाद अभी भी, क्योंकि रात का वक्त है, यकीनन जो है मनफी में दर्जा हरारत वहां पर गिर जाता है नीचे, सर्दी की शिद्दत कितनी है, लोगों की कितनी बड़ी तादाद है? दानिश, आप सुन पा रहे हैं?
جی آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی، لیکن جتنی میں سمجھ پا رہا تھا اس حوالے سے اگر یہاں پر میں بات کروں تو اس وقت یہ جو دھرنا ہے بڑی تعداد میں یہاں پر جو شہری ہیں، نہ صرف ہزارہ کمیونٹی بلکہ خواتین، بچے، بچیوں سمیت جو بڑے تعداد کے جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور اپنے جو مطالبات کے حق میں یہاں پر دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ کوئٹہ کی جو سردی درجہ حرارت کی بات کی جائے تو درجہ حرارت کوئٹہ 8-10 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بڑی تعداد میں جوک در جوک جو یہاں پر آنے والے شہری ہیں وہ بڑی تعداد میں یہاں پر آ رہے ہیں، نہ صرف اس مظاہرے میں شریک ہو رہے ہیں بلکہ جو مطالبات ہیں ان کو تسلیم کرانے کے لیے بھی حکومت پر جو ہے وہ زور دینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ جو مطالبات ہیں وہ تسلیم کیے جائے، نہ صرف تسلیم کیے جائے بلکہ وزیر اعظم سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کوئٹہ آ کر ان کو یہ باور کرائے کہ دوبارہ سے ایسے واقعات نہیں ہوں گے اور ان کے جو دیگر مطالبات ہیں وہ بھی تسلیم کیے جائیں گے۔ اگر اس وقت کرنٹ سچویشن کی بات کروں تو آج چوتھا روز ہے حکومت کی جانب سے صوبائی ہو یا وفاقی، اس کی جانب سے 5 دور یہاں پر چلے ہیں مذاکرات کے، 5 دور ناکام ہوئے ہیں۔ آج بھی وزیر اعلیٰ بلوچستان، اس کے ساتھ وفاقی وزیر علی زیدی، وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے ساتھ بھی آج ایک مذاکرات کا دور چلا لیکن وہ بھی ناکام ہوا، جس کے بعد وہ دوبارہ ان کو لوٹنا پڑا اور ان کا جو مظاہرین یہاں پر دھرنے کے شرکا ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اچھا دانش مجھے یہ بتائے گا کہ حکومت کی طرف سے کوئی انتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے، کوئی حکومتی سطح پر کوئی انتظامات کیے گئے ہیں مظاہرین کے لیے؟ جی دیکھیے میں آپ کو سمجھ نہیں پایا، جتنی بہت مجھے سمجھ آئی آپ کی بات وہ یہاں پر اگر تدفین کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک یہ جو یہاں پر اپنے پیارے ہیں، ہزاروں کی جانب سے پیارے ان کی تدفین نہیں کی گئی، چونکہ ان کا مطالبہ ہے کہ جب تک وزیر اعظم خود نہیں آتے، ان کے سامنے ہم اپنے بیانات، اپنے جو چیزیں ہیں وہ نہیں رکھتے، تب تک ہم یہ جو ہمارے پیارے ہیں ان کی تدفین نہیں کریں گے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے بھی ان کے ساتھ یہی زور دیا گیا، جبکہ گزشتہ روز اور آج بھی جو وفاقی وزیر اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی آئے تھے یہاں پر تو انہوں نے بھی اس بات پر ان کو زور دیا کہ جو اپنے پیارے ہیں کوششیں کی گئی ہیں، حکومتی وزراء وہاں پر موجود تھے لیکن بات جو ہے وہ نہیں بنی، لواحقین نے بالکل انکار کر دیا وزیر اعظم کے وہاں آنے تک، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو خود یہاں پر آنا پڑے گا۔ بہت شکریہ دانش مراد، ہمیں کوئٹہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے دھرنے کی جگہ سے۔ ہمارے ساتھ اس وقت حکومت کی طرف سے موجود ہیں جی ملک عامر ڈوگر صاحب، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ آخر وزیر اعظم کیوں جانے سے جو ہے وہ قاصر ہیں۔ ملک صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ لاشوں کے ساتھ دھرنے کو چوتھا دن ہو چلا ہے، کیوں نہیں پہنچے ابھی تک وزیر اعظم صاحب کوئٹہ؟ حالانکہ جو مطالبہ سامنے آ رہا ہے وہ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ وزیر اعظم آئیں تو پھر آگے بات ہوگی۔ دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ جو مچھ کا ثانیہ ہے اس پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، دہشت گردی ہے، اور پھر دوبارہ سے دہشت گردوں نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھانا شروع کیا، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے فورن ایلیمنٹ ہے، ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جو ہندوستان، انڈیا اور اسرائیل اور وہ افغانستان کے ذریعے یہ پاکستان میں جو ایک امن آیا تھا اور جس میں ہماری فوج کا بہت بڑا کردار ہے، ہماری عوام کا بڑا کردار ہے، پیراملٹری فورسز کا کردار ہے کہ انہوں نے اس ساری دہشت گردی کو کنٹرول کیا، اور ایک شیعہ سنی کی لڑائی جو تھی، جو مذہبی ایک منافرت تھی، اس کو کنٹرول کیا، فرقہ واریت کو کنٹرول کیا۔ پہلے تو بہت افسوس بھی ہے، اور جو لواحقین ہیں ان شہداء کے، ان کے ساتھ میں پوری طرح اظہار افسوس بھی کرتا ہوں، اور ہر شخص دکھی ہے۔ جہاں تک اس ثانیہ کے بعد حکومت کے رسپانس کی بات ہے تو سب سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے اسی دن رات کو انٹیریئر منسٹر جو ہیں ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب کو بھیجا، انہوں نے پوری طرح جا کے ان کے ساتھ بات کی، مذاکرات ہوئے، اور وہ آلموسٹ تقریباً ساری باتیں مانی گئیں، اور اس کے بعد کل وفاقی کابینہ میں شیخ رشید صاحب پھر دوبارہ آئے، صبح پھر پہنچے، اور انہوں نے پھر وفاقی کابینہ کو رپورٹ دی۔ صحیح ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ بات نہیں بنی، منسٹرز بھی وہاں پر گئے، بات چیت انہوں نے وزیر اعظم کی طرف سے بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن مطالبہ تو یہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود وہاں پر آئیں، تو ان کے جانے میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہونا چاہیے؟ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ایک بلوچستان کی حکومت مستعفی ہو اور ایک وزیر اعظم صاحب آئیں، تو وزیر اعظم صاحب نے بالکل کہا کہ بالکل ہمیں جانا چاہیے، ایسی ایک پریسیڈنٹ ہے کہ ایک پرائم منسٹر تھے راجہ پرویز اشرف صاحب، وہ گئے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی جانا چاہیے،
اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب ہر وقت ہر لمحے اس معاملے میں آج بھی سارا دن وہ حکومت بلوچستان کے ساتھ ٹچ ہے. کل پھر شام کو 2 وفاقی وزراء علی زیدی اور معاون خصوصی زلفی بخاری صاحب گئے. انہوں نے کل بھی ان سے بات کی. آج بھی سارا دن مذاکرات ہوتے ہوئے آج چیف منسٹر بلوچستان بھی پہنچ گئے رات سے. انہوں نے بھی آپ مذاکرات کیے. آج وزیر اعظم نے خود بھی آپ جانتی ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی اسٹیٹمنٹ تو دے دی انہوں نے, لیکن پرابلم وہی ہے نا. ملک عامر ڈوگر صاحب ٹویٹ بھی کیا, انہوں نے کہا کہ میں کوئٹہ جاؤں گا, لیکن پہلے جانا اور بعد میں جانا, اس میں مطلب میرا تو خیال ہے کہ شاید ان کو جلدی جانا چاہیے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی جو ہے وہ بڑی تنقید کر رہی ہے. مریم نواز صاحبہ کی جانب سے بڑے سخت قسم کے ریمارکس آئے ہیں اس پہ. نہیں, موقع تو نہیں دیا جا رہا, لیکن بات یہ ہے کہ وفاقی وزراء کہے ہیں, حکومت وہاں پوری بیٹھی ہے, بلوچستان کا چیف منسٹر بیٹھا ہے, سارے وہاں بیٹھے ہیں. تو اب یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اور یہ بھی ہے کہ ایک پریسیڈنٹ بھی ایسی نہ بن جائے کہ آئے روز اگر ملک میں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اس طرح کے حادثات ہوں, اور پھر جو لواحقین ہیں وہ اپنی لاشیں رکھ کے اگر سڑک پر بیٹھ جائیں, اور ہر واقعہ کے اوپر کوئی بھی واقعہ کسی وقت بھی رونما ہو سکتا ہے. اگر یہی مطالبہ رہے کہ جی وزیر اعظم آئیں گے تو اس کو اس اینگل سے. لیکن ملک صاحب دیکھیں نا, اس واقعے کی سینسٹیوٹی اپنی جگہ پہ. گزشتہ روز ترجمان بلوچستان لیاقت شاہوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, تو جب ان سے ہم نے پوچھا کہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو میٹنگ آخری بلائی گئی تھی وہ کب بلائی گئی, تو انہوں نے کہا کہ 3-4 مہینے پہلے بلائی گئی تھی. تو اس طرح کی کوتاہیاں جو ہم سے ہو رہی ہیں, یا پھر اس طریقے سے اگر ہم کچھ چیزوں کو فار گرانٹڈ لے رہے ہیں, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کہیں پھر اس سے شو ہوتا ہے کہ حکومتی فوکس کتنا ہے, تو پھر ایسی چیزیں سر اٹھانے لگتی ہیں؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. کچھ پرائرٹیز آپ کو پتا ہے, کووڈ ہو گیا, یہ جو سیکنڈ ویو آئی دوبارہ, یہ بڑی لیتھل تھی اور پوری حکومتوں کی توجہ اس کی طرف چلا گیا. لیکن فوکس ہے ترجیحات میں آج بھی دہشت گردوں کا خاتمہ, اور جو کمیٹیاں ہیں تواتر کے ساتھ جو بنی تھی, نیشنل ایکشن پلان اور باقی ساری, ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں اور اب باقاعدگی سے ہوں گے. یہ ایک لہر آئی ہے جو خاصی الارمنگ ہے, اور اس کے پیچھے آپ جانتے ہیں کہ کون ہے, پاکستان دشمن لوگ ہیں. ملک صاحب, بلوچستان کی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ٹھیک ہے, امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے, لیکن وہ تو سی پیک کے حوالے سے بھی ایک بڑی اہم جگہ ہے. ہم نے جو ڈوزیہ بھیجا ہے UN کو, اس میں بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں خاص طور پر بھارت جو ہے اور جیسے دوسری طاقتیں سی پیک کو خراب کرنے کی کوشش کریں, تو اس کی اہمیت تو پھر اس حساب سے اور بڑھ جاتی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے لیے کوئی واضح حکمت عملی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں اپنانی پڑے گی, اور لوگوں کو وہاں پر اعتماد میں لینا ہوگا؟ اور یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا وزیر اعظم اگر خود جاتے تو. مضبوط ہوتی ہے جب ملک آگے ترقی کی طرف جاتا ہے, تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ پھر سر اٹھاتے ہیں. اب سی پیک الحمدللہ آج پورے شد و مد کے ساتھ, پوری فل فورس کے ساتھ سی پیک کے اوپر کام جاری ہے. اس کے منصوبے ML1 جو ٹرین کا بہت بڑا منصوبہ ہے جو انقلاب لے کے آئے گا اس خطے میں, وہ تقریباً میچور ہو گیا ہے. آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, آپ کی انڈسٹری چل رہی ہے, آپ کا روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے, اور معاشی صورتحال آپ کی بہتر ہو رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اگر ہم اس کووڈ سے نکل جاتے ہیں, جو کہ الحمدللہ ہم تقریباً نکل گئے ہیں, اگلے پچھلے 3-4-5 دن کے نمبرز بہت اچھے ہیں, تو کسی حد تک بریک لگی ہے نئے مریضوں پہ, تو اس کے بعد پاکستان بہت آگے جائے گا. اور یہی پاکستان کی ترقی جو ہے ظاہرہ پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے, اور وہی بیانیہ PDM نے لیا جو پاکستان دشمن لوگوں کا بیانیہ تھا. پاکستان دشمن لوگوں کے بیانیوں کو جب PDM نے لیا اپنے جلسوں میں, جب اداروں پہ, سیکورٹی فورسز کے اداروں پہ, حساس میٹرز پہ جب انہوں نے تنقید شروع کی, تو پھر آپ نے دیکھا کہ عوام کی PDM سے دلچسپی ختم ہو گئی. آج بنو کا جلسہ بھی ان کا پٹ گیا, اور اس میں اپنی PDM کے, کیونکہ بیانیہ کی شکست کے بعد اتنی بے دلی ہے ان میں, اتنے ان کے حوصلے پست ہوئے ہیں, اتنے ان کے غبارے میں سے ہوا نکلی ہے, کہ آج ان کی مین جو قیادت ہے ایک کیٹیگری کی یا B کیٹیگری کی لیون قیادت نہیں گئی, C کیٹیگری کی قیادت تھی جو بنو گئے. اب وہ بڑے بڑے جلسوں سے
बहुत शुक्रिया मलिक आमिर डोगर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल वो तो बात जो है वो सियासत पर आगे निकल गई, लेकिन मच सानिये के ऊपर अगर हम रहते हुए बात करें तो इस वक्त सबसे बड़ा मुतालबा जो है वो हर तरह से हुकूमत की तरफ से भी कोशिश की गई। वज़ीर दाखिला साहब खुद पहुंचे और हुकूमती वज़रा वहां पर मौजूद थे। जुल्फी बुखारी साहब की भी आज जो है वो वहां पर बात हुई और उन्होंने भी कन्विंस करने की कोशिश की कि वज़ीर आज़म जो है वो यहाँ पर आकर क्या कर लेंगे, लेकिन कन्विंस जो है वो कोई भी वजीर या मुशीर या मुआवन खुसूसी कोई भी वहां पर नहीं कर पाया उन मुजाहिरीन को। और उनका यही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद वहां पर आए और खुद आकर जो है वो उनको यकीन दहानी कराएं या फिर जो मुतालबात उनकी तरफ से हैं उनको तस्लीम किया जाए, उन पर काम जो है वो शुरू कराया जाए। उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जल्द ही इस मामले की सेंसिटिविटी को समझते हुए कोयटा का दौरा जरूर करेंगे और मुजाहिरीन जो हैं वो इनके दर्द में कुछ आसानी जो है वो इस तरह से पैदा हो सकेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान में तालीम आम होना थी, आला तालीम के हसूल के लिए आसानियां जो हैं वो पैदा होना थी, पाकिस्तान में हर हासवाम के लिए मयार तालीम बेहतर बनाना था। मगर हुकूमत के इकदामात सबके बरक्स नजर आ रहे हैं। हुकूमत की नित नई पॉलिसीज ने न सिर्फ तलबा के नाक में दम कर रखा है बल्कि आए रोज अजीबो गरीब पॉलिसीज बनाई जा रही हैं। माजी करीब में पीएमसी के मेडिकल एंट्री टेस्ट पर एक बड़ा महाज खड़ा रहा। तलबा एहतजाज करते रहे, हुकूमत पर तनकीद की जाती रही। अभी ये मामला खत्म नहीं हुआ था कि पीएमसी के एक और फैसले ने एक नया महाज जो है वो खड़ा कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान में मयार तालीम को बेहतर तो ना बना सकी हुकूमत पाकिस्तान, मगर लाखों रुपए खर्च करके बैरून मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा पर बिजलियां जरूर गिराई जा रही हैं। जी हाँ, पीएमसी ने किर्गिस्तान में मेडिकल के 10,000 से जायद पाकिस्तानी तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया है। पीएमसी की तरफ से किर्गिस्तान में 17 यूनिवर्सिटीज अचानक से ब्लैकलिस्ट करार दे दी गई, जिससे पाकिस्तानी तलबा का मुस्तकबिल बेयकीनी का शिकार हो गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से किर्गिस्तान समेत बैरूनी मुमालिक गैर मुल्की तदरीसी इदारों को ब्लैकलिस्ट किए जाने पर हजारों ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा और वालिदैन शदीद परेशानी का शिकार हैं। तलबा और वालिदैन की जानिब से चीफ जस्टिस और वज़ीर आज़म इमरान खान से नोटिस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी हवाले से आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए तलबा ने इस्लामाबाद में पीएमसी के दफ्तर के बाहर मुजाहिरा किया, मगर इंतजामिया की तरफ से तलबा के एहतजाज को यकसर तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके बाद तलबा ने श्रीनगर हाईवे को ब्लॉक कर दिया और फिर पुलिस की तरफ से तलबा पर डंडे भी बरसाए गए, आंसू गैस भी फेंकी गई और मुतादिद को तो गिरफ्तार भी किया गया। एक घंटे का अल्टीमेटम देता हूं, अगर ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इस इदारे का आके मुज़ाकरात नहीं करते तो 1 घंटे के बाद कश्मीर हाईवे ब्लॉक होगी। तलबा की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि बैरूनी मुल्क यूनिवर्सिटीज में हमारे दाखिले पीएमडीसी के कानून के मुताबिक हुए थे, जो WHO के मयार पर भी बुरा उतरते हैं। इसके बाद ही हुकूमती क्लियरेंस मिलने के बाद भारी फीसें दी गई और ये भरकर यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करने आए हैं। लेकिन पीएमडीसी के बाद बनने वाली जो पीएमसी है उसने कई फॉरेन मेडिकल तदरीसी इदारों को बगैर इंस्पेक्शन के ब्लैक लिस्ट करार दे दिया, जिससे उनके कीमती तालीमी साल और सरमाया ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। तलबा की जानिब से किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सिफारत खाने से भी रुजू किया जा रहा है, मगर वहां पर भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके बाद हजारों तलबा ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। तब्दीली सरकार को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि पीएमडीसी का खात्मा और पीएमसी का क़याम शुरू से ही मुतनाज़ है। पहले पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इख्तियार और काउंसिल के अरकान मुंतखब करने के तरीक़ाकार पर सवालात उठते रहे। उसके बाद MD कैट टेस्ट देने वाले जो तलबा हैं उनकी जानिब से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पीएमसी के खिलाफ टेस्ट नताइज में मुबैना तब्दीली और गड़बड़ के खिलाफ एहतजाज किए जाते रहे। अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ था कि पीएमसी ने एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल के रख दिया है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब फैसले किए कहां जा रहे हैं? आखिर यूनिवर्सिटीज को अचानक ब्लैकलिस्ट करने की वजह क्या है? 10,000 से ज्यादा तलबा का मुस्तकबिल दाव पर क्यों लगाया जा रहा है? और ये कोई छोटी सी बात नहीं है। सवाल ये भी पैदा होता है कि दुनिया भर में नए SOPs या कवानीन बनते हैं तो पहले से चलने वाले प्रोग्राम्स को साबका तरीक़ाकार पर मुकम्मल करने की इजाजत दी जाती है, लेकिन पीएमसी बिल्कुल इसके बरक्स इक़दाम क्यों कर रहा है? क्या पीएमसी ने यह फैसला करते वक्त हजारों तलबा के मुस्तकबिल से मुतालिक बिल्कुल नहीं सोचा? आखिर इन तलबा के मुस्तकबिल का जिम्मेदार कौन होगा? और अगर यूनिवर्सिटीज इस काबिल नहीं थी, उन्हें ब्लैकलिस्ट ही करना था, तो 10,000 पाकिस्तानी तलबा को वहां जाते और दाखिला लेते
कितने वक्त क्यों नहीं रोका गया, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेडिकल कॉलेज किर्गिस्तान से तालिबा मौजूद हैं, हादिया उनका नाम है, उनसे भी हम बात करेंगे। मुजाहिद नदीम इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हादिया, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुझे ये बताइएगा कि आप मेडिकल के किस साल के स्टूडेंट हैं और कितनी देर हो गई आपको वहां पर तालीम हासिल करते हुए? हादिया, आवाज आ रही है आपको? हेलो जी जी हादिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, सॉरी, क्वेश्चन रिपीट करिएगा पहले। आवाज जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आप मेडिकल के किस साल के स्टूडेंट हैं और कितना अरसा हो गया आपको वहां पर तालीम हासिल करते हुए? जी मैम, मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पर मेरे 3 साल हो गए हैं मुझे यहाँ पर कंप्लीट, और मैं इस टाइम बिश्कीक में अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पर हमें मेरा 5th ईयर स्टार्ट है, उसमें ये चीज। जी सॉरी, हेलो जी नहीं, आप जारी रखिए। मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट है। इसमें हम लोग यहाँ पर 2018 में जब यहाँ पर आए थे तब ऐसा कोई क्राइटेरिया इस टाइम वहाँ पर नहीं था। पीएमडीसी तब थी, पीएमडीसी ने ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा था। अब जब से पीएमसी आई है उसने आके नया क्राइटेरिया हमें शो कर दिया है, जबकि इस क्राइटेरिया पर वो बिल्कुल अजीब सा है। वो दिन रात यही चेंज होता रहता है कि यूनिवर्सिटी को पीएमसी ने ग्रे लिस्ट किया, ग्रीन लिस्ट किया, ब्लैक लिस्ट किया है। हमें तो यही समझ नहीं आती है कि हर 2 घंटे बाद एक नई लिस्ट आई होती है। हाँ, तो आपने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाने की कोशिश की, कहीं राब्ता किया? क्योंकि बिल्कुल ये तो बड़ी ही अनफेयर किस्म की बात है कि 3 साल की तालीम आप मुकम्मल कर चुकी हैं और अब एकदम से जो है वो आपको पता चल रहा है कि यूनिवर्सिटी जिससे आप तालीम हासिल कर रही हैं वो ब्लैक लिस्ट हो गई है। मैम, यही तो हमें यहाँ पर इशू है कि हमें यहाँ पर 3 साल हो गए हैं, उससे तब से ऐसा कोई इशू नहीं था। तो अभी ये पीएमसी ने क्यों इस इशू उठाया, और विदाउट एनी वेरिफिकेशन ये कैसे उठा सकते हैं इस तरह का इशू? ठीक है, हमने इसके लिए इस इशू पर आवाज उठाने के लिए हमने पीएमसी ऑफिस के बाहर भी हड़ताल की है, सारा कुछ किया है, लेकिन इसका कोई हमें रिजल्ट नहीं नजर आ रहा इस टाइम। अच्छा हादिया, जस्ट टू हैव एन आइडिया, मुझे ये बताइएगा कि आपने कहा कि आप 3 साल की तालीम वहां पर मुकम्मल कर चुकी हैं, तो लगभग कितनी फीसेस जो हैं वो आप पे कर चुकी हैं? सॉरी जी हादिया, अखराजात कितने अब तक कर चुकी हैं आप? मैम, मुझे आपकी यहाँ तक आवाज आई है। मैं 5th सेमेस्टर की तालिबा इल्म हूँ, ठीक है? हाँ जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने अब तक कितनी फीस पे की है अंदाजन? मैम, हम लोग यहाँ पे पर सेमेस्टर 5, 6, 10 लाख रुपया हर सेमेस्टर में देते हैं। अगर हम लोग अपने घर से सरवाइव कर यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इतने हम अपने घर से अखराजात इसको कर रहे हैं कंप्लीट, तो इसका हमें रिलीफ भी चाहिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी रकम बनती है। हादिया, मैं वापस आपकी तरफ आऊंगी। वो कह रही हैं कि पर सेमेस्टर 5 से 10 लाख, तो अगर हम रफली एक आइडिया भी लगा लें तो 50 के राउंड अबाउट ये रकम बनती है और ये बहुत बड़ी रकम है। मुजाहिद नदीम, मुजाहिरीन के नुमाइंदा जो इस्लामाबाद में मुजाहिरा हो रहा है इस हवाले से, वहां पर जो है वो हमारे साथ स्टूडियोज में अभी मौजूद हैं। मुजाहिद, मुझे ये बताएगा कि आज तमाम दिन ये सिलसिला जो है वो एहतजाज का जारी रहा। ये तलबा कहाँ से आए, किन इलाकों से थे और कोई राब्ता आप लोगों से किया गया कि आपका मसला जो है वो हल करते हैं? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर ये बताऊं कि जो स्टूडेंट्स सारे आए हुए थे वो पाकिस्तान के तकरीबन ऑल सिटीज से थे। अच्छा। और जो पाकिस्तान जितने भी स्टूडेंट आए हुए थे, पहले हम 1 बजे तक पीएमसी ऑफिस के बाहर बैठे रहे हैं। पीएमसी ऑफिस में से कोई बंदा भी ऑफिशियल हमारे साथ नहीं आया बात करने के लिए। अच्छा। जब 1 से 2 बजे का टाइम हुआ तो हमने अपने सारे मुजाहिरीन को कॉल दी कि हम कश्मीर हाईवे की तरफ रुख कर रहे हैं और कश्मीर हाईवे हम ब्लॉक कर देंगे। जिस वक्त हम कश्मीर हाईवे पे गए तो कश्मीर हाईवे पे हमारे पे आंसू गैस शेलिंग की गई, हमारे पे लाठीचार्ज किया गया, जिसकी बहुत सारी पिक्स और वीडियोस मीडिया में ऑलरेडी मौजूद हैं, और हमें वहां से मार के भगाया जाने लगा और हमारे सीनियर्स डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके जेल ले जाया गया। तो उसके बाद हमारे पास एसी असिस्टेंट कमिश्नर ने हमें कहा कि आए आपसे मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन इन मुज़ाकरात ये हमें रोजाना ही ऐसे कहते हैं, ये मसला आज का नहीं है, ये 6 महीने 1 साल पहले का है। और ये हम जब इनके पास आते हैं ये कहते हैं आज करते हैं, कल करते हैं, 10 दिन बाद करते हैं, 20 दिन बाद करते हैं, लेकिन हमारा फ्यूचर एक स्टेक पे है। जब भी हमने इनसे बात करने का कहा है, इनकी तरफ से हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। अभी आप ये देखें कि जैसे मैम हादिया हैं या जैसे मैं हूं, मैं अभी 20 to 30 लाख पे कर चुका हूं। मेरे वालिद साहब ने एक प्लॉट बेच के मुझे बाहर ग्रेजुएशन के लिए भेजा है।
تو اگر میں کیا اس کا نام میں 20-30 لاکھ اپنی ڈگری پہ لگا چکا ہوں تو ابھی میں کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہوں 3rd ایئر میں؟ نہ میں گرین لسٹ میں ہوں، نہ میرا مجھے فیوچر کلیئر ہے. صرف 12,000 پاکستانی بچہ ایسا ہے جو کہ وہاں پہ آلریڈی پڑھ رہے ہیں، اور آج احتجاج میں 1000 بچے یعنی نے ہزاروں شرکت کی. بچوں کا اور اگر مستقبل جو ہے وہ داؤ پر لگا ہوا ہے، اور ساتھ ان کے والدین کس کس طریقے سے ان کو پیسے خرچ کر کے باہر بھیج رہے ہیں. جیسے کہ مجاہد ندیم نے کہا کہ میرے والد نے پلاٹ بیچا تھا، 30 لاکھ وہ لگا چکے ہیں. یہ تو بہت ہی انفیئر قسم کی چیز ہے. سینئر وائس پریزیڈنٹ PMC علی رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی رضا صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ تو واقعی بڑی انفیئر قسم کی سچویشن میں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یہ پھنس گئے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اگر کوئی اس طرح کی تبدیلی کرنی تھی تو جو لوگ پہلے سے انرولڈ تھے ان کو وہ مکمل کر لینے دیا جاتا اور اس کے بعد پھر اس طرح کی کوئی تبدیلی کی جاتی، تاکہ اس طریقے سے ہزاروں جو اسٹوڈنٹس ان کا مستقبل داؤ پر تو نہیں لگتا. کیا کہیں گے آپ؟ علی رضا صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہم کوشش کریں گے کہ ایک دفعہ پھر سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ بحال ہو جائے علی رضا صاحب سے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ محض کرغزستان کی یونیورسٹیز میں زیر تعلیم جو طلبہ تھے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، یہاں پر کچھ اور ممالک بھی ہیں جن کو بلیک لسٹ میں ڈالا گیا ہے؟ مجاہد. میم، کچھ میوچل انٹرسٹ کی بنا پہ کچھ یونیورسٹیز انہوں نے کچھ کنٹریز کے ریکگنائز کی ہیں، جسٹ لائک چائنا کی انہوں نے میجر 65 یونیورسٹیز جیسے ریکگنائز کر دی ہیں. جو اسپیشل ٹارگٹ کیا گیا وہ ہمارے بشکیک کرغزستان کو کیا گیا ہے، جس میں بہت زیادہ اس میں کیونکہ اس وجہ سے کیا گیا ہے، ایک تو وہاں پہ 5 ایئر کا کورس ہے اور آپ کی جو ٹوٹل ڈگری ہے وہ 35 to 40 لاکھ کے اندر ہو جاتی ہے. اگر ہم کسی بھی دوسرے کنٹری سے کمپیئر کریں تو 60-70 لاکھ تک بات جاتی ہے. تو اسپیسیفکلی ہمیں کرغزستان کو ٹارگٹ کیا گیا اور ہماری ساری یونیورسٹیز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ مجاہد ندیم. ہادیہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ وہ اپنا مسئلہ بیان کر رہے تھے اور جو بہت لاجیکل بھی سمجھ میں آ رہا ہے. PMC کو اور حکومت پاکستان کو یقیناً اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو